नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है सास ननद और शादी में साजिश। अरे ओ सूरज, कहाँ भागे जा रहा है? ऐसे थोड़ी ना छोड़ दूंगी तुझे। आज तो तेरी सुहाग रात है और कमरा तभी खुलेगा जब जेब ढीली होगी। नेक में कुछ मालदार न निकला तो समझ ले आज की रात कुंवारेपन में ही कटेगी। सलोनी आंखें मटकाते हुए बोली, हाँ हाँ दीदी, दे रहा हूँ। सूरज हड़बड़ा गया और जेब में हाथ डाला और 2,000 के नोट ऐसे निकाले जैसे किसी ने लूट लिया हो। लो दीदी, पूरे 2,000 हैं, अब जाने दो। क्या सोच लिया तूने सूरज? बस 2,000 की घूस देकर बीबी के पास भेज दूंगी? इतना सस्ता सौदा? सूरज घबरा कर बोला, तो फिर क्या चाहिए दीदी? ननंद सलोनी ने ओठ टेढ़े करते हुए ऐलान किया, जो तेरी बीबी निहारिका ने कानों में झुमके पहन रखी है ना, वो बड़ी बड़ी चमचमाती हुई, बस वही चाहिए। दिल आ गया है मेरा, और मेरा दिल एक बार जिस चीज़ पर आ जाए तो फिर भगवान भी नहीं छुड़ा सकते। सूरज का चेहरा फीका पड़ गया। धीरे धीरे निहारिका की ओर देखा। निहारिका न चाहते हुए उसने अपने झुमके ननद को पकड़ा दिए। ननद तो ऐसी झपट पड़ी जैसे झुमके नहीं कोई राजमुकुट हो, और कमरे की ओर मुड़ी। बाल झटक कर बोली, चलती हूँ। मन ही मन बड़बड़ाई, अभी तो निहारिका के सिर्फ झुमके लिए हैं, अब देखना रस्मों की आड़ में कैसे कैसे गहने, साड़ियाँ और तोहफे ऐंठती हूँ। ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म थी। घर में मेहमानों की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। मालती जी ने तेज आवाज में पुकारा, बहू सुन, तेरी माँ ने जो रिश्तेदारों के लिए लिफाफे भेजे हैं वो सब निकाल कर रख दे, और हाँ, जरा अच्छी सी साड़ी पहन लेना, वरना तेरे ससुराल की इज्जत दाग में लग जाएगी। फिर सलोनी की ओर देखते हुए बोली, सलोनी बेटा, तू ही तैयार कर दे अपने भाभी को। सलोनी मुस्कुराते हुए निहारिका के कमरे में आई और बोली, देखो निहारिका, मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि मेरी शादी नहीं हुई है और सूरज मेरा छोटा भाई है, इसीलिए तुम मेरे लिए निहारिका रहोगी, भाभी नहीं। मैं तुम्हें भाभी नहीं कहूँगी। उसके बाद उसके कमरे की सारी चीज़ को एक एक करके घूरने लगी, सारे सामानों को और जेवरों को। उधर ड्राइंग रूम में रिश्तेदारों की भीड़ लगी थी। चाय, पकौड़ी, मिठाइयों की खुशबू हवा में तैर रही थी। सबकी निगाहें नई बहू पर टिकी थी। मालती जी ने जोर से आवाज़ लगाई, बहू निहारिका, जल्दी नीचे आ, मेहमानों को तेरी मुंह दिखाई करनी है। निहारिका जैसे ही नीचे आई, एक मौसी जी फुसफुसाई, वारी बहू रानी, क्या खूब लग रही हो, कितना महंगा साड़ी पहना है। एक और रिश्तेदार बोली, इतनी तहजीब और सादगी। सलोनी ने बात काटते हुए जहर घोला, हाँ हाँ, साड़ी तो महंगी होगी, आखिर मायके वाले अमीर जो ठहरे, दिखावा करना तो आता ही होगा। निहारिका पूरे आदर और मुस्कान के साथ अपनी माँ की ओर से लाई हुई मिठाई, सूट और लिफाफे रिश्तेदारों को दे रही थी। मौसी जी, चाची जी, बुआ जी, सबको अपना अपना तोहफा मिल गया। अब सलोनी की बारी आई। निहारिका ने एक सुंदर सा चांदी का पायल बढ़ाया और बोली, दीदी, ये आपके लिए, माँ ने खास आपके लिए पसंद किया था। लेकिन सलोनी चिढ़ कर बोली, निहारिका, मुझे ना ये पायल वायल से बात नहीं बनती। असली बात तो तब बनेगी जब तुम ये सोने वाली कंगन मुझे दे दोगी। निहारिका के चेहरे की रंगत उड़ गई। मन ही मन सोचने लगी, ये दीदी तो धीरे धीरे पूरे मेरे गहनों की अलमारी पर कब्जा ही जमाना चाहती हैं। कोई न कोई गड़बड़ जरूर है। ये हक के नाम पर सब कुछ मुझसे निकलवाना चाहती हैं। सब मेहमानों के जाने के बाद घर में थोड़ी खामोशी थी। तभी सूरज ने धीरे से कहा, दीदी, वो निहारिका से जो गहना आपने लिया था वो उसकी माँ ने बड़े प्यार से दिया था। सलोनी बीच में ही बोल पड़ी, ओहो, तो अब तू बीबी की तरफदारी भी हम पर उंगली उठाएगा? अभी शादी को हफ्ता भी नहीं हुआ और तू बीबी की चाकरी करने लगा? क्या 2-4 गहने ले लिए तो तू बिलबिला गया? सूरज सक पका गया। दीदी,
बात गहनों की नहीं है, बात हक की है। सलोनी ने नजरें घुमाई, ताना मारा, हक? मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, क्या मुझ में इतना भी हक नहीं है कि बहू से एक जोड़ी झुमके कंगन मांग लूँ? तू तो मानो उसकी तलवे में बिछा बैठा है। तभी निहारिका ने कहा, नहीं दीदी, कोई बात नहीं। अगर आपको पसंद आया है कंगन तो रख लीजिए, आखिर रिश्तों में तो दिल बड़ा होना चाहिए ना, गहनों से नहीं नापा जाता रिश्ता। कहते हुए सलोनी अपने कमरे में चली गई। सलोनी हक्की बक्की रह गई। उसके शब्द की आग पर निहारिका ने के जवाब ने शीतल पानी डाल दिया था। दूसरे दिन मालती जी ने निहारिका को आवाज़ लगाया, बहू, आज तुम्हारी रसोई की रस्म है, सबके लिए हलवा बना दूँ, पर हाँ, ध्यान रहे घी थोड़ा कम डालना, मुझे घी ज़्यादा पसंद नहीं। निहारिका मुस्कुरा कर बोली, जी माँ जी, मैं समझ गई। वैसे मैं भले ही बड़े घर से हूँ, लेकिन मुझे खाना बनाना अच्छे से आता है। सलोनी वहीं से ताना मार गई, हाँ माँ, बड़े घर की लड़कियाँ खाना नहीं बनाती, बस होटलों से मंगवाना और नौकरों को ऑर्डर देना आता है इन्हें। बोल दो निहारिका, सच सच घर का काम आता है या जोमेटो से ऑर्डर करें हम? निहारिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दीदी आप बस बैठिए, बाकी मैं संभाल लूँगी। हलवा आपके लिए भी खास बनाऊँगी। थोड़ी देर बाद निहारिका ने हलवा परोसा। खुशबू तो अच्छी थी, पर घी कम था। सासू माँ ने एक चम्मच चखा और मुंह बनाते हुए बोली, हाय राम, ये क्या बना दिया बहू, न स्वाद न घी न मिठास, थू थू, हलवे में तो घी का नामो निशान नहीं। मन ही खराब हो गया मेरा, अब मैं तुझे कोई नेक वेग नहीं दूंगी। सलोनी ने तुरंत आग में घी डाला। हाँ माँ, अब तो आप मान गई ना, मैंने तो पहले ही कहा था, भाभी सिर्फ दिखाने भर की सीधी है, पर काम का तो जीरो अनुभव है। निहारिका एकदम हैरान थी। वो सोच रही थी, अरे घी तो खुद माँ जी ने कम डालने को कहा था, उन्हें तो घी से एलर्जी थी। अब क्या ये सिर्फ मुझे नीचा दिखाने का बहाना है ताकि नेग न देना पड़े? मालती जी ने ताना मारते हुए कहा, कोई बात नहीं बहू, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। मैं तो कहती हूँ, मैं खुद तुझे किचन का कोना कोना समझा दूंगी, एक्सपर्ट बना दूंगी खाने में, पर सीखने की चाह होनी चाहिए। तभी सूरज ने बीच में टोका, माँ, इतना भी बुरा नहीं बना है हलवा, कम से कम प्यार से तो भरा है, और जहाँ प्यार हो वहाँ स्वाद खुद ब खुद आ जाता है। इतना कहकर सूरज ने अपने गले से सोने की चैन उतारी और सबके सामने निहारिका के गले में पहना दी। निहारिका की आंखें खुशी से चमक उठी, जैसे किसी ने उसे नीचा दिखाने की कोशिश की हो और उसी पल किस्मत ने उसे ऊंचाई पर बिठा दिया हो। सलोनी अंदर ही अंदर कूद रही थी, मन ही मन बोली, अभी तो एक चैन से खुश हो लूं निहारिका रानी, बहुत जल्द ऐसी चाल चलूंगी कि साड़ी गहने सब मेरे पास होंगे। कुछ दिन बाद निहारिका का पग फेरे का रस्म हुआ। निहारिका जब एक दिन बाद मायके से लौटी, जैसे ही कमरे में पहुंची, अपना सामान रखने के लिए अलमारी खोला, जहां उसके मम्मी पापा के दिए हुए गहने, साड़ियाँ और कीमती चीज़ें रखी थी, पर अलमारी खोलते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। लॉकर हल्का लग रहा था, दो चार अंगूठियाँ, कुछ महंगी साड़ियाँ सब गायब थे। उसके चेहरे पर सिकन आ गई। मन ही मन सबसे पहला शक गया सलोनी दीदी पर। वो सीधा सलोनी के कमरे में पहुंची और बिना झिझक बोली, दीदी, अगर आपको मेरे गहने या साड़ियाँ चाहिए थी तो आप मुझसे मांग लेती, मेरी मम्मी पापा की दी हुई चीज़ों पर हाथ क्यों मारा? सलोनी ने आंखें फाड़ते हुए जवाब दिया, क्या क्या बोल रही हो तुम? मैं कोई चोरनी हूँ? गुस्से में बौखलाई सलोनी ने निहारिका के गाल पर झट से थप्पड़ लगा दिया। उसी समय घर की काम वाली बिमला ने दौड़ते हुए निहारिका को बचाया। सलोनी की हाथापाई देख मालती जी वहां आ गई और बीच में बोल पड़ी, माना बहू, तुम्हारे पापा की तरह हम अमीर नहीं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी न है
कि हम चोरी करेंगे? और फिर चाबी तो तुम्हारे पास रहती है, तुम ही लेकर गई थी पर्स में अपने मायके। बेचारी मेरी बेटी का दिल तोड़ दिया, देख कितना रो रही है, झूठा इल्ज़ाम लगा दिया, जा उससे माफ़ी मांग। निहारिका ने सलोनी से माफ़ी मांगी, पर निहारिका का माथा ठनक गया। वह सोचने लगी, हाँ, चाबी तो मेरे पास ही थी, तो क्या मैंने ही कहीं रख कर भूल गई, या कोई और चालाकी से सब कुछ ले गया? ये मुद्दा वहीं अधूरा रह गया, जैसे एक रहस्य जो समय आने पर खुद ही खुलेगा। बिमला के जाने के बाद मालती जी बोली, वैसे भी घर में काम वाली आती है, न रोज रोज वही कब क्या उठा ले जाए, क्या भरोसा। तू मायके चली गई थी, हो सकता है किसी दिन दरवाज़ा खुला रह गया हो। फिर ताना मारती हुई बोली, थोड़ा कमरा बंद करके रखा करो निहारिका जी, इतने कीमती गहने हो तो चौकसी भी खुद ही करनी चाहिए ना। फिर क्या था, अब सलोनी ने निहारिका को जानबूझकर तंग करना शुरू कर दिया। निहारिका की हालत ऐसी हो गई थी कि सुबह आंखें सूरज से पहले नहीं सलोनी के अगले ड्रामा की चिंता में खुलती। वो सोचती, अब पता नहीं आज किस बात पर जली कुटी सुनने को मिलेगी। कभी सैंडल गलत जगह पर रख दिया, कभी पराठे में घी ज़्यादा। हर बात में नज़रें घुमाकर सलोनी ताना मारती। कभी चाय में कम चीनी तो कभी साड़ी में सिलवटे। बड़े घर से आई हो ना निहारिका, पर घर चलाना तो दूर, झाड़ू पकड़ना भी नहीं आता। एक दिन रसोई में अकेली बैठी निहारिका आखिर फूट पड़ी, सूरज, मैं कब तक चुप रहूं? तुम्हारी दीदी हर रोज कोई न कोई बात बनाकर मुझे नीचा दिखाती हैं। कभी मेरे खाने में नुक्स निकालती हैं, कभी मेरे कपड़ों में। मैं इंसान हूँ सूरज, कोई बर्तन नहीं जो हर ताना बिना आवाज़ सहे जाऊं। सूरज ने गहरी सांस ली और धीमे से बोला, निहारिका, दीदी की शादी हुई नहीं है ना, इसीलिए वो डिप्रेशन में रहती हैं। अकेलेपन का गुस्सा तुम पर निकालती हैं। सच कहूँ तो उनकी एक जगह शादी की बात चल रही है। शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा और सह लो, कुछ दिन की बात है। निहारिका हंस पड़ी, पर वो हंसी दर्द से भरी थी। सूरज, तो क्या जब तक दीदी की शादी नहीं होती मैं मानसिक पंचिंग बैग बनी रहूं? तुम मेरी जगह होते तो क्या इतना ही कहकर चुप हो जाते? सूरज चुप हो गया। उसे समझ आ रहा था, लेकिन वो फंसा था माँ बहन के बीच, और अब पत्नी भी आवाज़ उठाने लगी थी। फिर कुछ दिन बाद जब निहारिका के अपने ममेरे भाई की शादी में 2 दिन के लिए मायके जाना पड़ा, लौटने पर कुछ न कुछ सामान गायब मिलता। कभी पायल, कभी बिछुआ, कभी उसकी सबसे पसंदीदा बनारसी साड़ी। हर बार वही झटका, वही खालीपन, और फिर वही एक नाम, सलोनी। लेकिन सबूत एक बार भी कुछ हाथ नहीं लगा। इस बार निहारिका ने फैसला किया, अब सीधे भिड़ने से नहीं, चुपचाप निगरानी करनी होगी। रात के अंधेरे में सबके सो जाने के बाद वो दबे पांव सलोनी के कमरे में गई। अलमारी पर नज़र डाली, ड्रेसिंग टेबल खोली, दराजे टटोली, लेकिन हर जगह साफ सुथरा, जैसे कोई पहले से जानता हो कि तलाशी होने वाली है। निहारिका का माथा ठनका, या तो ये मुझसे भी ज़्यादा चालाक है या कोई और है इस खेल में। थक कर वापस आई और मन ही मन फुसफुसाई, अब ये आंखों से नहीं दिमाग से लड़ाई होगी। अब तुम्हारे ही खेल में तुम्हें फंसाना पड़ेगा दीदी। उसके गहने गायब होते सूरज को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दूसरे दिन उसने धीरे से घर की कामवाली बिमला को एकांत में बुलाया। बिमला, एक बात पूछनी है, सच सच बताना, जब मैं मायके जाती हूँ तब मेरे कमरे में कौन कौन आता है? बिमला थोड़ी सहम गई। नहीं बहू जी, कोई नहीं आता, मुंह घुमा कर बोली, हम बस झाड़ू पोछा ही करते हैं। निहारिका ने उसकी आंखों में झांका, फिर पर्स से कुछ पैसे निकाल कर उसके हाथ में रख दिए। बिमला इधर उधर देख कर बोली, बहू जी, बुरा मत मानिएगा, पर जब आप मायके जाती हैं ना, तब मालती मैडम और सलोनी दीदी, वो दोनों अक्सर आपके कमरे में आती हैं।
निहारिका की आंखों में ज्वाला सी जल उठी। क्या करती हैं? विमला ने धीरे से कहा, बस ऐसे ही। अलमारी खोलती हैं, लॉकर की चाबी मालती जी के पास होती है, कभी साड़ी देखती हैं, कभी गहने, कुछ कुछ चीज़ें ले जाती हैं। सलोनी दीदी तो कहती हैं निहारिका के पास बहुत है, थोड़ा हम भी ले ले, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। अच्छा तू जा, पर किसी को कुछ मत बताना, निहारिका ने बिमला से कहा। जी दीदी। अब तो निहारिका हर समय चौकन्नी रहती। समय ऐसे ही बीत रहा था। रात के करीब 2 बज रहे थे। सारा घर नींद की आगोश में था। निहारिका भी गहरी नींद में थी, पर उसका कमरा अध खुला था क्योंकि सूरज को देर रात लौटना था। वह अपने किसी क्लाइंट से मिलने गया था। पर जैसे ही सूरज ने घर में कदम रखा, मालती जी चौकन्नी होकर उठ बैठी। धीमे सुर में बोली, आज बेटा एक ज़रूरी बात करनी है। फुसफुसाते हुए उन्होंने सूरज को अपने कमरे में खींच लिया। तेरी बहन सलोनी का रिश्ता तय हो रहा है, लेकिन लड़के वाले 30 लाख की डिमांड कर रहे हैं। अब तू खुद देख, काली कलूटी सी शक्ल है सलोनी की, कोई हाथ तक नहीं पकड़ता। अब की बार ये रिश्ता हो गया तो फिर कोई नहीं मिलेगा, रिश्ता हाथ से जाने न पाए। सूरज सक पका गया। माँ, लेकिन इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? मालती जी के होठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। इसीलिए तो निहारिका से तेरी शादी करवाई थी। अमीर बाप की बेटी है, तू 10 लाख दे दे और उससे बोल दे उसके बाप से 10 लाख और मांगे। सूरज हिचकिचाया, पर माँ, दीदी तो हर वक्त उसे परेशान करती है। मैं तो बस मीठा बोलता हूँ ताकि वो मुझ पर शक न करे। मालती जी बोली, शक? अरे बेवकूफ़, उसे कुछ जेवर साड़ियाँ हमारे पास हैं, सलोनी ने तिजोरी से निकाल लिया है। डुप्लीकेट चाबी हमारे पास है। सब मिलाकर 1-2 लाख यहीं से निकल जाएगा। इधर निहारिका, जो पानी पीने के लिए उठी थी, दरवाजे की दरार से ये सारी साजिश सुन चुकी थी। उसका शरीर थरथर काँप रहा था। चेहरे पर दर्द की लकीरें खिंच चुकी थी। आंखें जो रो रही थी, पर अब ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये आंसू इंकलाब के दस्तक थे। जिस आदमी को मैंने अपना सब कुछ समझा, उसी ने मुझे सिर्फ एक सौदा समझा। मेरी शादी, मेरा रिश्ता सब झूठ पर बना था। ये लोग मेरा परिवार नहीं, मेरी कीमत लगा रहे थे। उसकी दुनिया जैसे किसी ने जला दी थी। अब वो निहारिका नहीं रही, अब वो अपने हक की जंग लड़ने वाली स्त्री थी। खैर, उसने अपने आंसू पोंछे और सोने का नाटक करने लग गई। निहारिका अब तक शांत थी, लेकिन उस शांति के पीछे एक तूफान पनप रहा था। अब उसे कोई शक नहीं रहा। इन सब ने मिलकर उसे लूटा है, ठगा है, और अब उसका गहना भी हड़पने चले हैं। पर उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन सूरज चाय पीते हुए कहा, निहारिका, दीदी की शादी एक अच्छे घराने में तय हो रही है। लड़का अच्छे घराने से है, लेकिन लड़के वाले थोड़ा दहेज मांग रहे हैं। कुछ पैसे मैं इंतजाम कर लूँगा, बाकी तुम अपने पापा से कह दो। वैसे भी वो शादी में कुछ उपहार तो देंगे ही। निहारिका बिना हड़बड़ाए बोली, ठीक है सूरज, मैं बात करके देखती हूँ, अगर पापा मान गए तो ठीक है, नहीं तो। सूरज को हैरानी हुई। इतनी जल्दी मान गई? जो लड़की कभी अपने आत्मसम्मान के आगे किसी की नहीं सुनती, वो आज इतनी आसानी से पैसे मांगने को कैसे तैयार हो गई? उसे ये सब संदेह से भरा लगा, पर उसने ज़्यादा सोचना ठीक नहीं समझा। इधर निहारिका अपने मायके आई। पिता से प्यार से बातें की, पैसे की बातें की, और बहाने से कुछ दिन वहीं रुक गई। उनको सबक सिखाना चाहती थी। उधर मालती और सलोनी जी ने अपना खेल शुरू कर दिया। उनके पास डुप्लीकेट चाबी थी। तिजोरी खोली और गहनों की लूट शुरू हो गई। ये हार तो मैं शादी वाले दिन पहनूंगी माँ, इतना भारी सेट है, कम से कम 6-7 लाख का तो होगा। सलोनी हार देखकर झूम उठी। अब तक वो सिर्फ झुमके अंगूठी पर हाथ साफ करती थी, पर आज उसका निशाना निहारिका के सबसे कीमती हार पर पड़ गई। उसकी शादी वाला हार।
निहारिका के पिता ने अपनी बेटी की आंखों में झांका। वो कुछ कहती उससे पहले ही उन्होंने 10 लाख रुपए कैश का भरा हुआ ब्रीफ केस उसके हाथों में थमा दिया। बेटा, अगर और ज़रूरत हो तो बेफिक्र होकर बोल देना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। निहारिका ने कांपते हाथों से ब्रीफ केस पकड़ा। उसकी आंखें छलक आई, पर ये आंसू अब कमजोरी के नहीं थे। उधर ससुराल पहुंचकर वो ब्रीफ केस सासू माँ के हाथ में रख आई। मालती जी का चेहरा एक पल में गिरगिट की तरह रंग बदलने लगा। अरे बहू वाह बेटा, तूने तो सारा इंतजाम कर दिया चुटकी में। देखना भगवान तुझे हमेशा खुश रखेगा। निहारिका की नज़रों में उनके ये बदले हुए बोल जहर से कम नहीं थे। मालती जी की आंखें पैसों पर टिक गई। वो ब्रीफकेस को ऐसे सहेज कर अलमारी में रख रही थी मानो कोई खजाना हाथ लग गया हो। तैयारी जोरों शोरों से चलने लगी। सलोनी फूले नहीं समा रही थी। सहेलियों को फ़ोन पर इतरा इतरा कर कह रही थी, कुछ लोग तो यही सोचते थे कि मेरे रंग के कारण मेरी शादी नहीं हो पाएगी, लेकिन देखो नसीब भी मेरा साथ दे गया। मेरी शादी भी ऊंचे खानदान में तय हुई है। ये बात वह इस अंदाज में कह रही थी जैसे उसकी हर एक बात उसकी भाभी निहारिका के दिल में जा चुभे। शादी का दिन आ गया। पूरा घर सज गया था। बारात दरवाजे पर आ चुकी थी। ढोल ताशे बज रहे थे। सलोनी हाथों में मेहंदी लगाए लाल जोड़े में खूब सजी धजी थी, पर उसकी गर्दन में वही हार चमक रहा था जो कभी निहारिका का शान था, उसकी माँ का दिया हुआ अनमोल हार। निहारिका की नज़र एक पल को ठहर गई। उसके होठ काँप उठे। दीदी, ये हार कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ये हार मेरी मम्मी ने मुझे शादी में दिया था। सलोनी ने एक पल को नज़रें चुरा ली, फिर बनावटी मुस्कान ओढ़ ली। नहीं नहीं निहारिका, ये मैंने डिजाइनर से बनवाया है। ऐसा हार क्या पूरे शहर में एक ही बनेगा? दूसरा नहीं बन सकता। निहारिका की नज़रें सलोनी के चेहरे पर गड़ी थी। उसकी आंखों में जो डर तैर रहा था वो सारी सच्चाई बयां कर रहा था। हाँ दीदी, हो सकता है मेरा हार अलमारी में रखा हुआ हो। सलोनी का गला सूख गया। अभी मैं सबक सिखाती हूँ। कुछ पल तक वो कुछ न बोली। उसके माथे पर पसीने की लकीरें उतर आईं। वो जानती थी निहारिका को शक हो गया है। शादी का माहौल रंगों से भरा था। बैंड बाजे, हंसी ठिठोली और तरह तरह के व्यंजन। फिर आया फेरों का समय। सलोनी के ससुर धीरे से मालती जी के पास आए। पैसों का इंतजाम हो गया है ना? हमें पूरे 10 लाख कैश चाहिए आज, वरना हम फेरे नहीं पड़ने देंगे। मालती जी ने तुरंत मुस्कुराते हुए ब्रीफ केस थमाया। घबराइए मत समधी जी, सब तैयार है। ससुर जी ने ब्रीफ केस खोला और एक पल में ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। ऊपर की परत में चमचमाते असली नोट थे, लेकिन जैसे ही नीचे देखा पूरा ब्रीफकेस नकली नोटों से भरा था। उन्होंने गुस्से में तमतमाते हुए चिल्लाया, पंडित जी रुक जाइए। बेटा उठ, बेटा उठ। क्या हुआ पिताजी, यह क्या तमाशा है? नकली नोट है इसमें। मालती जी, आप हमें ठग रही हैं। क्या हमें बेवकूफ़ समझ रखा है आपने? पूरे मंडप में सन्नाटे में बदल गया। और ये जो आपकी बेटी ने इतने भारी गहने पहन रखे हैं वो भी कहीं नकली तो नहीं? जैसे ही गहनों की जांच हुई वो भी नकली निकले। दूल्हे के पिता आग बबूला होकर बोले, आपकी बेटी तो ऊपर से सांवली भी है और नीचे से हमें ठगने भी आई है। मेरे बेटे के लिए रिश्तों की लाइन लगी है। हम यह रिश्ता तोड़ते हैं। कहते हुए वह बारात वापस लेकर चले गए। रुक जाइए समधी जी, हम पैसे बाद में पूरा दे देंगे। मालती जी रोती रह गई, गिड़गिड़ाती रह गई। उनके हाथ पैर जोड़े, पर उन्होंने एक न सुना और बारात लेकर वापस चले गए। सलोनी चीखते हुए निहारिका के पास आई और थप्पड़ मारने लगी। तू मेरी शादी नहीं होने देना चाहती थी। तू जलती है ना मुझसे, क्योंकि मेरी शादी एक बड़े घर में हो रही थी। दीदी हाथ नीचे रखो, नहीं तो जो हाथ बार बार मेरे ऊपर चल रहे हैं ना, उन्हीं हाथों में हथकड़ियाँ लगवा दूंगी। मैं आपसे नहीं जलती, मैं उस लालच से जलती हूँ
जो आपको अंदर से खोखला कर चुका है। जलती तो आप मुझसे थी, तभी तो मेरे गहने चोरी किए, मायके भेजकर मेरे गिफ्ट झपटे, रस्म के नाम पर मेरे महंगे महंगे गहने छीने। वो शादी अगर हो जाती तो पूरे समाज के लिए एक गंदा उदाहरण बन जाती। मालती जी गुस्से से दहाड़ती हुई बोली, बहू बंद कर अपनी ये बकवास। तूने हमारे साथ धोखा किया, नकली नोट थमाए। आज मेरी बेटी की शादी नहीं हो पाई और इसकी पूरी जिम्मेदार तू है। धोखा मैंने नहीं, आपने किया है मालती जी। आपके पूरे परिवार ने मिलकर मेरे साथ छल किया। अमीर घराने की लड़की को फंसाकर शादी की साजिश रची ताकि मेरे मायके के पैसों से आपकी बेटी की शादी हो सके। असल में जिसे आप धोखा कह रही हैं वो तो आपका ही किया हुआ हिसाब है, जो आज आपके सामने खुद चल कर आ गया है। हाँ, नकली नोट, हाँ मैंने ही दिए हैं, क्योंकि आपने भी तो नकली रिश्ते दिए थे ना। जिस बहू को आपने दहेज की दुकान समझा, उसके गहने चुरा कर अपनी बेटी की शादी करनी चाहिए। मैंने चुपचाप अलमारी से असली गहने निकाल कर नकली गहने वहाँ रख दिया, ताकि आपको पता चले किससे पाला पड़ा है। निहारिका ने सलोनी की आंखों में देखा। वो अब भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। आप लोग अपने लालच में अंधे हो चुके थे। मैंने सिर्फ आईना दिखाया है। शादी टूट गई। अगर बारात वापस न जाती तो मैं उस आदमी को पुलिस के हवाले कर देती, दहेज मांगने के अपराध में। तभी निहारिका के पिता रायचंद्र जी भी सख्त आवाज में बोले, अब बस, पुलिस आएगी। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। मालती जी, सूरज जी, हमने आपको शरीफ समझा था। सूरज अच्छा कमाता था, अच्छी कंपनी में जॉब करता था, इसीलिए मैंने अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से कर दी। सोचा कि मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, एक अच्छे संस्कारी घर में जाएगी, लेकिन आपने तो लालच की हदें पार कर दी। मेरी बेटी को दहेज के लिए फंसाया, उस पर अत्याचार किया और आज भी उसकी जिंदगी और जेवर को लेकर सौदेबाजी हो रही है। उन्होंने सलोनी की ओर देखा और कहा, और आपकी बेटी दूसरों की बहू के गहने चुरा कर अपनी शादी में पहन रही है। शर्म आनी चाहिए। अब जेल की हवा खाने के लिए तैयार रहो। मालती जी और सूरज दोनों घबरा गए। दोनों झट से रायचंद जी के पैरों पर गिर पड़े। मालती जी गिड़गिड़ाई, समधी जी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ पुलिस को मत बुलाइए। सूरज भी बोला, पापा जी एक आखिरी मौका दीजिए, अब से निहारिका को पूरा मान सम्मान मिलेगा। मैं भी जान चुका हूँ कि मेरी माँ और बहन ने जो किया वो गलत था। रायचंद जी गुस्से में बोले, और तुमने, क्या तुम्हारा कोई दोष नहीं? तुमने चुपचाप सब देखा, कुछ कहा नहीं। तुम्हारा ये मौन ही सबसे बड़ा अपराध है। निहारिका ने अपने पिता को रोका, पापा शायद इन्हें अब समझ आ गया है कि किसी की बेटी को दहेज की चीज़ नहीं समझना चाहिए। सलोनी दीदी को अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, तभी वो सही मायने में सम्मान की ज़िंदगी जी सकेंगी। किसी लालची घर में शादी कर देना उनका समाधान नहीं। सलोनी की आंखें नम थी। उसने धीमे स्वर में कहा, भाभी आप सही कह रही हैं। अब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी और खुद को इस लायक बनाऊंगी कि कोई मुझे मेरे हुनर से पहचाने, गहनों से नहीं। रायचंद जी ने पुलिस को कॉल करके सब कुछ समझाया और एफआईआर को रोकने को कहा, लेकिन सख्त लहजे में बोले, अगर भविष्य में मेरी बेटी के साथ फिर कोई भी चालबाजी की गई तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। अगली बार मैं किसी को माफ़ी की मोहलत भी नहीं दूंगा। दोस्तों, दहेज लोभियों को जवाब देना ज़रूरी होता है। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK वॉइस।